हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। चाहो तो आसमां को जमी पर उतार लो, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। हम विद्यार्थी देखते हैं आप पर ये मोटिवेशन कितना काम करता है। पढ़ाई लिखाई एंजॉय की चीज है, लेकिन उसमें जब पूरी दिलचस्पी लेंगे तब। तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी केंद्र बल पढ़े थे, उस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं लगा था, तो उस पर एक न्यूमेरिकल, फिर आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो कैलकुलेट टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग्स। तो मान लेते हैं कि ये कोई है बेस है जहां से 1 मीटर डिस्टेंस पर 1 किलोग्राम का पिन जुड़ा है स्ट्रिंग से, और 2 मीटर दूरी पर 2 केजी का, 3 मीटर दूरी पर 3 केजी का जुड़ा है। और ये जो मेन है बेस जहां से वो घूम रहा है, ये स्ट्रिंग जो है यहां से ओमेगा बराबर 2 रेडियन पर सेकेंड से वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। जैसे हम लोग पत्थर बांध के घुमाते हैं भाई, ऐसे इसी टाइप से ये घूम रहा है। तो बताना है कैलकुलेट टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग कितने हो रहे हैं? 3। एक यहां हो रहा है, एक यहां हो रहा है, यहां हो रहा है। तो अगर स्ट्रिंग चेंज हो रहा है तो टेंशन भी क्या होता है? चेंज होता है। स्ट्रिंग चेंज हो रहा है तो टेंशन भी चेंज होता है। तो आपको बताया गया है, क्वेश्चन तो इतना है, आपको बताया गया है कि यहां टेंशन बनाने के लिए यहां बैठकर ऐसे छतरी खोल लिया करो, तो इस डायरेक्शन में टेंशन होगा, और इसका नाम हम T1 रख देते हैं। अब ये स्ट्रिंग चेंज हो गया, रस्सी आपका चेंज हो गया, तो टेंशन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहां बैठ के छतरी खोलिए तो ये T2 हो जाएगा। फिर यहां जब बैठेंगे तो इधर भी क्या होगा? T2 होगा। एक रस्सी में टेंशन सेम रहेगा, जैसे रस्सी चेंज होगा, स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज। अब ये T3 होगा, तो इधर की तरफ T3, फिर इधर की तरफ क्या होगा? T3, ये होगा। तो अब हमें हल करना है, तो हल करने के लिए फॉर 3 kg, मतलब 3 kg वाले का टेंशन ज्ञात करना है। तो 3 kg के लिए T3 इक्वल टू क्या है? FC। T3 इक्वल टू क्या है? FC। तो FC तो हम आपसे पहले बता चुके हैं कि जो सेंटर की ओर फोर्स कार्य करता है, सेंटर की ओर जो भी रिजल्टेंटली फोर्स कार्य करता है, वही हमारे लिए क्या हो जाता है? वही हमारे लिए सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है। तो T3 3 kg में देखिए, ये वाली T3, ये वाला T3 जो अंदर की ओर कार्य कर रहा है, यही हमारे लिए क्या होगा? T3 जो अंदर की ओर कार्य कर रहा है, वही हमारे लिए क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो यही T3, बस एक ही तुरंत यहां आ जाएगा हमारे लिए। हाँ, तो ये हो जाएगा FC सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा mR ओमेगा स्क्वायर। अब तो इसको इसका कैलकुलेशन मात्र करना है। तो m 3 kg है और R भी 3 है, ओमेगा 2 गुणे 2, तो 3 त्रिक 9, दूनी 18, दूनी 36, तो 36 न्यूटन फोर्स आया। टेंशन जो आया 3 kg वाले में स्ट्रिंग में, वो आया 36 न्यूटन। चलिए ठीक है, लास्ट से शुरू किए थे। अब आइए फॉर 2 kg। 2 kg के लिए देखते हैं क्या होता है। फॉर 2 kg, फॉर 2 kg, तो 2 kg में नेट फोर्स जो सेंटर की ओर कार्य करता है, 2 kg में नेट फोर्स जो सेंटर की ओर कार्य करता है, वो हो जाएगा 2 kg के लिए। देखिए, ये एक T3 इधर कार्य करता है, यहां पे T2 इधर कार्य करता है, तो नेट फोर्स जो सेंटर की ओर होगा वो T2 माइनस T3 होगा। T2 माइनस T3 बराबर क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा।
सेंटर की ओर आपको नेट फोर्स ज्ञान 2 किलो T3 वाले में अंदर की ओर केवल ये T3 फोर्स ही कार्य करता था, T3 वाले पिंड के लिए अंदर की ओर। लेकिन आप 2 kg बॉडी के लिए T2 इधर और T3 इधर कार्य कर रहा है 2 kg बॉडी के लिए, तो जाहिर है कि सेंटर की ओर नेट फोर्स हो जाएगा T2 माइनस T3, वो सेंट्राइपिटल फोर्स के बराबर होगा। अब यहां से T3 हम निकाल चुके हैं तो जाहिर वैल्यू ही रखेंगे। T2 माइनस 36 इक्वल टू FC मतलब M R ओमेगा स्क्वायर, या अगर नाम आप दिए होते यहां पे M3 R3 ओमेगा स्क्वायर, ऐसा करते आप तब ठीक था, ये वैल्यू रखते। और ये हो जाएगा M2 R2 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्या है सबके लिए कांस्टेंट दिया है। तो अब वैल्यू रखते हैं, तो T2 माइनस 36 बराबर M2 है 2 kg और R2 है वो भी 2 हो जाएगा डिस्टेंस, और ओमेगा स्क्वायर माने 2 गुणे 2, तो T2 बराबर 36 उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये ऐड करने पे आ रहा है 6 6 12 2 हासिल 1 4 1 5 52 न्यूटन। तो जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं टेंशन का मान बढ़ता चला जा रहा है, 36 न्यूटन हुआ, T2 52 न्यूटन हुआ। अब फॉर 1 kg उसके लिए भी देख लेते हैं, फॉर 1 kg 1 किलोग्राम वाले पिंड के लिए देखते हैं। हाँ, तो 1 किलोग्राम वाले पिंड के लिए जो सेंटर की ओर नेट फोर्स कार्य करता है वो है T1 माइनस T2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंट्राइपिटल फोर्स, यहाँ पे सेंट्राइपिटल फोर्स जो होगा वो T1 माइनस T2 होगा। यस, तो T2 हम निकाल चुके हैं, तो T1 माइनस T2 है 52 इक्वल टू FC M1 R1 ओमेगा स्क्वायर, 1 वाले पे आ गए पहले वाले पे। यस, तो अब वैल्यू रखते हैं, तो T1 माइनस 52 इक्वल टू M1 हो जाएगा 1 kg R1 1 ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2, इतना आया M1 R1। यस, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 52 प्लस 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 56 न्यूटन। सॉरी ये T1 है। हाँ विद्यार्थी, तो हम देखिए कैलकुलेट टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग्स, तो हमें T1 का पता चल गया, T2 का पता चल गया, T3 का पता चल गया। तो बहुत अच्छा सवाल था, कंसेप्चुअल सवाल था सेंट्राइपिटल फोर्स पर, अभिकेंद्र बल पर। तो ये आप यहाँ पे उतारेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और वो पूछ सकते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग, मतलब ये कौन सी स्ट्रिंग अगर टूटेगी तो सबसे पहले कौन टूटेगी। तो हम देखेंगे सबसे पहले टेंशन जिसका सबसे ज्यादा रहेगा, अगर टूटने की बात होगी कौन सी स्ट्रिंग सबसे पहले ब्रेक करेगी, अगर ऐसा कोई केस आता है तो वहां पे टेंशन जिस स्ट्रिंग में सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले टूटेगी, मतलब ये वाला स्ट्रिंग सबसे पहले टूटेगी, ये आपको देखना है। हाँ, तो अब टूटेगी क्यों, इसका रीजन देखेंगे। तो ये स्ट्रिंग जो है तीनों द्रव्यमान का भार, तीनों द्रव्यमान का लोड लेकर चल रही है, तो जाहिर है कि इस पर तनाव सबसे ज्यादा आएगा, इससे कम इस पर आएगा, सबसे लास्ट वाले पे तनाव सबसे कम होगा। पीरियडिकली जब आप सोचेंगे दिमाग से तब भी यही बात होगी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए सेंट्राइफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्राइपिटल फोर्स के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स कार्य करता है उससे सेंट्राइफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल इनकी हिंदी होती है। तो जैसे हम यहाँ बाहर खड़े हैं, यहाँ ये कोई चीज ये घूम रहा है ऐसे, तो हमको यहाँ पे अपकेंद्र बल, केवल हमको जो यहाँ फोर्स दिखाई पड़ेगा वो FC दिखाई पड़ेगा, हमें जो होगा FC सेंट्राइपिटल फोर्स यहाँ पे वर्क करेगा। लेकिन जब ये आदमी, तो इसे कहा जाता है इनर्शियल फ्रेम, जब यही आदमी यहां बैठ जाए बाई चांस,
यहां हो खुद अपना यम के स्थान पे ये आदमी हो, तब जो है यम के स्थान पे अगर आदमी यहां बैठ जाए और ये ऐसे ऐसे घूमे तो इस आदमी को लगेगा कि हमें बाहर की ओर कोई खींच रहा है, बाहर की ओर कोई खींच रहा है, जबकि वास्तव में कोई खींच नहीं रहा। तो बाहर की ओर जो बल कार्य करता है, आभासी बल कार्य करेगा इस आदमी के लिए, तो वही आभासी बल क्या कहलाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। तो जब आदमी यहां खुद होगा तो इसे कहा जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये वाला केस है। और यही बल को क्या कहा जाता है? सूडो फोर्स कहा जाता है, सूडो फोर्स कहा जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स जो है यह आभासी बल होता है। सूडो फोर्स को ही क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। ये आभासी बल है, ये बाहर की ओर कार्य करता है। तो ये हो जाएगा माइनस एम ए सी, यह बराबर एम ए होता है, तो ये नेगेटिव लगा है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर कार्य करता है, इसके बराबर इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में उधर की ओर जो फोर्स कार्य करता है उसी का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये हो जाएगा माइनस एम सी के स्थान पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है v स्क्वायर अपॉन r। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक फार्मूला ये है। आप इसे माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल इसकी हिंदी है। अपकेंद्र बल बराबर ये अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है, इसीलिए ऋण चिन्ह आया है। तो कोई ये ऋण लगाना यहां जरूरी नहीं है, बाहर की ओर कह देंगे, ऋण नहीं लगाएंगे तो यहां क्या कह देंगे? बाहर की ओर, क्योंकि ये फोर्स जो यहां बाहर की ओर फोर्स कार्य करेगा FCG सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप यहां देखेंगे जब आदमी बाहर रहेगा तो जो इसे फोर्स का अनुभव होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, अभिकेंद्र बल होगा। लेकिन जब यही आदमी खुद रोटेटिंग फ्रेम में बैठ जाएगा, रोटेटिंग फ्रेम में होगा, तो ऐसी दशा में इस आदमी को फील होगा कि बाहर की ओर कोई बल कार्य कर रहा है। तो इस फ्रेम का नाम है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इस दशा में जो बाहर की ओर फोर्स कार्य करता है वो सूडो फोर्स कहलाता है। वही सूडो फोर्स क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। इसकी डिफिनेशन देखा जाए, ए सूडो फोर्स दैट इज मतलब अर्थात दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मतलब एक सूडो फोर्स जो है क्या कहलाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। या ये सूडो फोर्स दैट इज अर्थात सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स कार्य करता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इतने में काम चल जाएगा। तो ए सूडो फोर्स दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर सूडो फोर्स आप लिखेंगे, और सूडो फोर्स जो है माइनस यहां लगा देंगे। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है विद्यार्थी, जिस दिशा में फोर्स कार्य करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग उसका फोर्स लगा देते हैं। मतलब सूडो फोर्स लगाकर नॉन इनर्शियल फ्रेम का प्रॉब्लम क्या किया जाता है? सॉल्व किया जाता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो सवाल होता है वो सूडो फोर्स लगाकर ही सॉल्व किया जाता है। और ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। बॉडी जिस डायरेक्शन में उसका होता है, फोर्स कार्य करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन करता है अपोजिट डायरेक्शन में वहां ये कार्य करता है। इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। बस सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स कार्य करता है उसे क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे।
इसे आप कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, अगला कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कोनिकल पेंडुलम। तो कंपटीशन के लिए ये सब जरूरी है और बोर्ड वाले भी लड़के देखें। कोनिकल पेंडुलम, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये विद्यार्थी इस टाइप से है, ऐसे है तो इस टाइप से ये घूम रहा है। तो इसकी जो ये मास होगा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे गति करेगा। ये शंकु के आकार का यहां हमेशा रहेगा, शंकु के आकार का। जब आप ये ऐसा करेंगे तो ऐसे ऐसे चारों तरफ बढ़ेगा, तो ये शंकु के आकार का शेप आपको दिखाई पड़ेगा यहां पर। हाँ, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये है। तो इसमें इसकी सहायता से अगर इस टाइप के मोशन हो रहा है तो सिंपल पेंडुलम के बारे में हम लोग विद्यार्थी जानते हैं। सिंपल पेंडुलम जो ऐसे लटका होता है, इस टाइप से ऐसे गति करता है, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T=2π√L/G होता है, टाइम पीरियड का सरल। अब ये सब चीज हम जो है एसएचएम सरल आवर्त गति में विस्तृत पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ये हेडिंग है, इसका अध्ययन आवश्यक है। तो अब ये हमें जो जानकारी दिया गया है वो इतना है कि एक यहाँ बॉब है जिसका मास m है, तो उसका वेट नीचे की ओर कार्य करेगा। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स होगा, अब एक चीज यहाँ थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, टेंशन को भी T से दिखाए हैं, या यहाँ T1 कर देते हैं टेंशन को, ये सही रहेगा। टेंशन को T1 कर देते हैं, जो टाइम पीरियड हमारा आएगा उसे हम T सिंबल से दिखा देंगे। हाँ, तो ये थीटा है, तो इस यहां भी इसका कंपोनेंट लेंगे, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, इसके साथ ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा T1 cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा T1 sin थीटा, T1 sin थीटा। ये बैलेंस में है तो जाहिर है कि T1 वेट को जो संभाल रहा है वो इक्वल होगा किसके, वेट वाला पोर्शन जो इक्वल होगा वो T1 cos थीटा होगा। तो T1 cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, इक्वेशन 1 हो गया। अब इसका ये कंपोनेंट जो सेंटर की ओर कार्य करता है वो T1 sin थीटा है। T1 sin थीटा सेंट्राइपेटल फोर्स के बराबर होगा, सेंट्राइपेटल फोर्स के बराबर होगा। तो T1 sin थीटा इक्वल टू FC इक्वल टू m। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए R ये ज्ञात नहीं है हमें, जो m r ओमेगा स्क्वायर जो होता है, m r ओमेगा स्क्वायर होता है, ये R हमें नहीं जानकारी में, हमें यह लंबाई का लेंथ है ये माना गया है, इसमें T1 है और R नहीं मालूम है। R के रूप में प्रॉब्लम रहेगा भी नहीं, R को आपको हटाना पड़ेगा। तो चलिए यही हम हटा लेते हैं। R को हटाने के लिए साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इस एंगल साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस T हो जाएगा, तो R अपॉन L हो जाएगा। तो ये R बराबर हो जाएगा L साइन थीटा। तो चाहे तो आप यही रख दीजिए या अभी रखिएगा थोड़ी देर बाद, तो इतना आया, यस यही रख दीजिए। तो T1 साइन थीटा इक्वल टू m R के स्थान पे लिखेंगे L साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर, यस हम समझते हैं। अब इसे 2 कह देना चाहिए, तो यहां हमें T1 भी ज्ञात करना पड़ सकता है, ओमेगा भी ज्ञात करना पड़ सकता है, और टाइम पीरियड लास्ट में तो हम लोग ज्ञात करेंगे ही। तो ये T1 जो कहा गया है ये टेंशन फोर्स दिखाया गया है। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर चलिए हम लोग, तो ये हो जाएगा T1 साइन थीटा अपॉन T1 cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, तो ml ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा अपॉन इतना बटे इतना अपॉन
एम जी हो जाएगा। तो एम से एम ये कैंसिल हो जाएगा और एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। यहां T1 से T1 कैंसिल हो रहा है। तो 1/cos θ बराबर जो हमारे पास बच रहा है L ओमेगा स्क्वायर अपान जी। तो यहां से ओमेगा हमको निकल जाएगा। तो मान लेते हैं बाकी सब ज्ञात रहेगा। ये सब अगर ज्ञात रहेगा तो यहां से हमारा टेंशन फोर्स तुरंत निकल जाएगा। ये प्रोसेस करने आपको आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में वो कुछ भी दे सकता है, जो पूछेगा वो आपको करना पड़ेगा। यहां से हम ओमेगा निकालना चाहते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर जी ऊपर चला जाएगा, एल कास थीटा नीचे हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी अपान एल कास थीटा। तो ओमेगा अगर पूछता है, ओमेगा पूछेगा तो अंडर रूट जी अपान एल कास थीटा। तो ये भी पूछा जा सकता है ऑप्शन वगैरह में। हाँ, तो ये हो गया। अब हम बचता है टाइम पीरियड। कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर ज्ञात करना है, टाइम पीरियड कैपिटल टी इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड कैपिटल टी या ओमेगा बराबर सुने होंगे 2 पाई बाई टी। ओमेगा बराबर 2 पाई एन या एफ करके सब इससे पहले शुरुआत में सब बताया गया कि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाला है। तो बताया गया तो जाहिर उसका उपयोग हम लोग करेंगे। तो ये ओमेगा यहां पे रखेंगे तो हमें टाइम पीरियड का फार्मूला मिल जाएगा 2 पाई अपान अंडर रूट जी अपान एल कास थीटा। तो एल कास थीटा अपने प्रोसेस अनुसार ऊपर जाएगा, तो टी बराबर आएगा 2 पाई अंडर रूट थीटा अपान जी। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थी, इससे पहले जो सिंपल पेंडुलम हम लोग पढ़े थे उसमें क्या होता है, उसमें भी हम लोग इफेक्ट ये लेंथ लेते हैं, वर्टिकल लेंथ लेते हैं। ये वर्टिकल लेंथ उसमें भी लिया जाता है। वर्टिकल लेंथ वहां पे एल ही रहता है। वर्टिकल लेंथ जो होगा सीधा वाला लेंथ वहां पे क्या रहता है, एल रहता है। तो टी इक्वल टू सिंपल पेंडुलम के लिए टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी वहां पे होता है सिंपल। यहां भी अगर ये ध्यान देंगे तो एल का ये कंपोनेंट, ये सीधा वाला एल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ ये वर्टिकल वाला जो दिख रहा है वो एल कास थीटा ही आएगा। तो केवल यहाँ कास थीटा ही लगा देने से कोनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाएगा। अभी बताइए थीटा बराबर 0 रख दे, ये थीटा बराबर 0 तो यहां आ जाएगा। तो थीटा बराबर 0 वाले केस में ये सिंपल पेंडुलम के आवर्तकाल के बराबर हो जाएगा थीटा बराबर 0 होने पर। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये इसका ये वाला कंपोनेंट जो सिधाई पे है, यही वाला कंपोनेंट यहाँ पे तब भी लिया गया था, यही वाला कंपोनेंट तब भी ले रहे हैं, तो कोई फार्मूले में अंतर नहीं आ रहा। लेकिन ये प्रोसेस करने का मतलब अलग से आपका ओमेगा भी पूछा जा सकता है, बहुत जो ऑप्शन में रहेगा, या वो टेंशन पूछेगा तो सब इसमें वैल्यू ज्ञात रहेगी। तो आर ज्ञात नहीं था अपने आर ज्ञात नहीं था, आर एक बार लिखे लेकिन हम उसको फिर हटा लिए क्योंकि हमारे पास आर नहीं यल है, तो यल के पदों में हमको लिखना पड़ेगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग है डेथ वेल, मौत का कुआं। डेथ वेल यानी मौत का कुआं। तो ये किस प्रोसेस में कैसे कार्य करता है वो देखना है। इसमें उसकी न्यूनतम वेलोसिटी कितना होना चाहिए ये पूछ सकता है, और किस फोर्स की वजह से वो जो है टिका रहता है, या किस फोर्स की वजह से वो सर्किल में रोटेट करता है। तो ये बाइक वाला जो रहता है मौत का कुआं, ये सर्कस वगैरह पहले गांव इधर उधर शहर में लगता था तो लोग देखने जाते थे, तो हम लोग देखे हैं। तो नई पीढ़ी के लड़के ये सब मुझे नहीं लगता देख पाएंगे अब, क्योंकि सर्कस आता नहीं है। हाँ देखें, तो ये बाइक वाला बड़ी स्पीड से उसमें वो घूमता है, बड़ा रिस्की काम है। लेकिन मान लेते हैं बाइक यहाँ पे किसी क्षण, तो उसका जो वेट कार्य करेगा वो mg नीचे की ओर कार्य करता है। उसको टिकाए रखने के लिए ऊपर की ओर क्या कार्य करेगा, फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा, तब वो इस टाइप से टिका रहेगा। और उसे रोटेट करना इस टाइप से जो सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन के लिए ये नॉर्मल फोर्स अंदर की ओर कार्य करेगा, जो सेंट्राइपिटल फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। तो नॉर्मल फोर्स जो होगा
N इज इक्वल टू सेंट्राइपिटल फोर्स Fc, ये हो जाएगा mv² अपान r, या mr ओमेगा स्क्वायर भी कर सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन ऐसा दिया जिसमें ओमेगा की टर्म में दिया है तो हम इसे mr ओमेगा स्क्वायर लेकर चलेंगे। शुरू से ध्यान देना है, अगर जो ऑप्शन जो आप हल कर रहे हो, क्वेश्चन जो पूछा गया आपके कंपटीशन में, अगर वो ओमेगा के टर्म में दिया है तो इसके स्थान पे mr ओमेगा स्क्वायर लिखा जाएगा। बहरहाल तो ये नॉर्मल फोर्स है जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन कर पाता है, आदमी जो मौत के कुएं में रोटेट कर रहा है। हाँ, अब इसे नीचे गिरने से बचाने के लिए आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ये बहुत ज्यादा कार्य करे, और ज्यादा होना भी चाहिए, ज्यादा होना भी चाहिए। तो उनका जो बाइक होता है, टायर होता है, वो सब हाई क्वालिटी का होना चाहिए ताकि वो दीवार से अच्छी तरह से चिपक कर चले। यस, तो हम जो चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो इसका फ्रिक्शन फोर्स है ये ग्रेटर हो, ग्रेटर इक्वल mg। फ्रिक्शन फोर्स जो है mg से बड़ा हो, ज्यादा हो, या बराबर तक रहेगा तब भी बच जाएगा आदमी। अगर फ्रिक्शन फोर्स का मान mg से कम हो गया तो वो तब ठीक नहीं, तब आदमी के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद तो आप जानते हैं। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू होता है म्यू n ग्रेटर इक्वल mg, ग्रेटर इक्वल mg, और n के स्थान पर ये वैल्यू हम पुट करना चाहेंगे। n हो जाएगा mv² अपान r। तो r ये है, ये वाला समझ लीजिए यहाँ पे r, हाँ ये ग्रेटर इक्वल mg हो जाएगा। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, और r अपान म्यू से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो हो जाएगा v² इज ग्रेटर इक्वल rg अपान म्यू, rg अपान म्यू, या दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें तो v इक्वल टू हो जाएगा ग्रेटर इक्वल अंडर रूट rg अपान म्यू। इतना आ गया। तो जो मौत के कुएं में जो आदमी बाइक वाला है जो घूम रहा है, उसका वेग इतने के बराबर या इससे इतने के बराबर हो या इससे बड़ा हो, इससे क्या हो, बड़ा हो। इस वैल्यू की कैलकुलेशन जो हम लोग करेंगे इस मान से क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो, तो ऐसी दशा में सब कुछ ठीक हो पाएगा। हाँ, मिनिमम हो सकता है, वी मिनिमम वाला केस भी हो सकता है। जो बाइक सवार है उसका मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए, तो यहां से वो निकल जाएगा, वी मिनिमम बराबर हो जाएगा अंडर रूट rg अपान म्यू। ये मौत के कुएं में जो आदमी मोशन कर रहा है उसका न्यूनतम स्पीड क्या होना चाहिए, न्यूनतम स्पीड ये होना चाहिए। और म्यू का मान वो टायर वगैरह पे जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से सब कुछ होगा वहां पर। तो यही फार्मूला फिर हम लोग ओमेगा के टर्म में अगर ऑप्शन वगैरह दिया है तो उसका फार्मूला कौन होगा, तो ओमेगा यहाँ mr ओमेगा स्क्वायर लिखकर यही फिर हल करेंगे, जो आएगा वही आंसर रहेगा। तो बहरहाल तरीका आपका यही है मौत के कुएं के संबंध में। हाँ विद्यार्थी, लास्ट सवाल देखा जाए आज का फाइंड द एंगुलर स्पीड एट व्हिच द बाउल इज रोटेटिंग। मतलब एंगुलर स्पीड ज्ञात करना है जब बाउल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम और बड़े में दिया हुआ है, एक कटोरा है और इसका रेडियस कैपिटल R हमको दिया हुआ है। ये जो है सेंटर से ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और इसमें जो है कोई समझिए कांच की गोली समझिए, कोई कॉइन डाल दिया गया है, गोली डाल दिया गया, कुछ इस टाइप से डाल दिया गया। जब डाल दिया गया है तो आप देखेंगे अगर वो कटोरा स्थिर होता, ओमेगा कोणीय वेग से घूम ना रहा होता, तो ये जो कॉइन डालते आप, सीसा की गोली छोटा वाला वो डाल देते तो आप यही रहता वो। जब ये ओमेगा कोणीय वेग इस टाइप से रोटेट कर रहा है तो अब ये जो यहाँ वाली चीज है वो घूम के यहाँ थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी, तो यहां जाके ये ऐसे रोटेट करेगा। अब ये जब यहां जाके रोटेट करेगा
तो जो सेंटर से एंगल बनाता है वो कितना बनाता है, अल्फा बनाता है। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये वाली रेडियस पे अब ये चक्कर लगाएगा। यहाँ पे जो आप पॉइंट डालेंगे, कोई चीज डालेंगे, वो यहाँ पे क्या करेगा, इसमें चक्कर लगाएगा। हाँ, इसका कोणीय वेग बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो या और ऊपर भी जा सकता है, एकदम एकदम ऊपर भी जा सकता है, बीच में हो सकता है और नीचे हो सकता है। तो जैसे कोणीय वेग रहेगा उसी हिसाब से ज्यादा रहेगा तो जितना ज्यादा रहेगा उतना ऊपर रहेगा, कम रहेगा तो और नीचे रहेगा। तो इस टाइप से रहेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये अल्फा एंगल बनाता है। तो मान लेते हैं कि ये किसी क्षण ये पार्टिकल आपका यहाँ पे है तो उसका वेट नीचे की ओर कार्य करता है, कोई बात नहीं। तो ये स्फीयर, ये गोला है, अर्धगोला है, तो इस पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो रेडियली लगेगा, रेडियल। तो इस लाइन पे क्या लग रहा है, लाइन नॉर्मल फोर्स लग रहा है। इसका मैं कंपोनेंट लेना चाहता हूं, इसका मैं कंपोनेंट लेना चाहता हूं। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इस दिशा में n cos थीटा हो जाएगा और इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। जब ये वाला कंपोनेंट, इसके लिए मैं बोल रहा हूं, इसका ये कंपोनेंट n cos थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट n sin थीटा हो जाएगा। और n sin थीटा चूंकि सेंटर की ओर कार्य करता है तो सेंट्राइपिटल फोर्स होगा। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला केस है, मतलब जो आदमी है वो यहीं पे बैठ जाए, तो ऐसे दशा में n sin थीटा जो बाहर की ओर कार्य करने लगेगा फोर्स m r ओमेगा स्क्वायर, वो बाहर की ओर n sin अल्फा के बराबर होगा। तो दोनों तो वैल्यू एक ही होती है, बस डायरेक्शन का। यहाँ पे अगर आदमी बैठ जाएगा तो इसको आभासी बल बाहर की ओर लगेगा, तो n sin थीटा m r ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। ये r अभी हम लिख देंगे, लेकिन r हमें सवाल में ज्ञात नहीं है, r हमें ज्ञात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां क्या ज्ञात करना है तो पता है, फाइंड द एंगुलर स्पीड एट व्हिच, कोणीय वेग ज्ञात करना एट व्हिच, जिस पर द बाउल इज रोटेटिंग, बाउल रोटेट कर रहा है। बाउल जो रोटेट कर रहा है वो भी सवाल में दिया है, बिना फिसले रोटेट कर रहा है, बिना फिसले रोटेट कर रहा है। तो n cos थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन 1 रख दीजिए। n साइन, सॉरी थीटा नहीं अल्फा है, n साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर स्पीड चाहिए तो आप यहां ओमेगा ही लिखिएगा, या v स्क्वायर अपन r वो ना लिखिए, बिल्कुल। अब ये r हमें ज्ञात नहीं है, तो r हमें ज्ञात नहीं है तो r ज्ञात कर लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये ट्रेंगल लीजिए, साइन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर, मतलब r अपान कैपिटल R, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R साइन अल्फा। तो बाउल यहां पे रोटेट कर रहा है तो ये रेडियस लिया जाएगा, ध्यान दें। हाँ, तो अब हम r के स्थान पे वो वैल्यू पुट करेंगे। तो n साइन अल्फा इक्वल टू m, r के स्थान पे कैपिटल R साइन अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां साइन अल्फा से साइन अल्फा आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो कैपिटल N इक्वल टू आया, कैपिटल N इक्वल टू आया m कैपिटल R ओमेगा स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन 2 कहिए, इसे आप इक्वेशन 2 कहिए। और ठीक है, चाहे जैसे हल करिए, चाहे डिवाइड करके हल करिए, हमें ओमेगा चाहिए, इतना बटा इतना करिए, ठीक है। डिवाइड करके रखिए या n की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, वो आपके ऊपर है, ओमेगा ज्ञात हो जाएगा। या ऐसे कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से n वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो n के स्थान पे लिखेंगे m r ओमेगा स्क्वायर cos अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा m g। तो यहां से m कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा g अपान r cos अल्फा। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट g अपान r cos अल्फा। तो ये रहा सवाल आपका। तो यही चीज हमसे विद्यार्थी पूछ रहा था, जो कंडीशन थी हमने सब बता दिया। आर ये ज्ञात नहीं रहेगा, आर ये ज्ञात यहां ट्रेंगल से आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, अगर वो व्यक्ति
ये इसी फ्रेम में बैठा हो तो यम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कार्य करेगा यम आर ओमेगा स्क्वायर, ये इस पर इधर की ओर कार्य करेगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो आज विद्यार्थी इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।